Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the price output determination of perfectly competitive firm. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि परफेक्ट कंपटीशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो ये मैंने पेज डिस्प्ले कर रहा हूं आपको फिर से। इस पेज के अकॉर्डिंग मैंने आपको परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशंस डिस्कस करी थी, उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, इसके साथ साथ इसके डिफरेंट फीचर्स को डिस्कस किया था। जैसे शॉर्ट में मैं बता देता हूं आपको, ये लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स फर्स्ट फीचर, होमोजेनियस प्रोडक्ट सेकंड फीचर, फ्री एंट्री एंड एग्जिट थर्ड फीचर, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस फोर्थ फीचर, perfect mobility of factors of production, that was the fifth feature, perfect knowledge sixth feature, and the last feature was the absence of selling and transportation cost. तो इन पर्टिकुलर फीचर्स को डिटेल्ड में मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इक्विलिब्रियम और प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। यानी कि एक परफेक्ट मार्केट में एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को किस तरीके से डिटरमाइन करती है, या फिर उसे अपना प्राइस और आउटपुट डिटरमाइन करना हो तो उस प्राइस और आउटपुट को डिटरमाइन करने के लिए वो क्या एफर्ट्स करती है, किस तरीके से उसको वो ऑब्टेन करती है। तो इसके रेफरेंस में हम एक डिटेल्ड स्टडी को यहां फॉलो करेंगे। क्लियर? एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कब होगी? जब ये मैक्सिमम प्रॉफिट्स को अर्न कर रही होगी। दैट इज द केस व्हेन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज इन अ पोजीशन टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स, देन इट विल बी इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर फर्म की इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिटरमाइन करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें इन दो कंडीशंस को प्रॉपर्ली सेटिस्फाइड करना होगा, जो कि लिखी हुई यहां पर ए कंडीशन और बी कंडीशन के फॉर्म में। ए कंडीशन होती है कि फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू उसके मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और इक्वल होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो मार्जिनल कॉस्ट कर्व को नीचे से कट करते हुए जाना चाहिए, क्योंकि इसको ये दो पॉइंट पर कट करता है। एक तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए कट करता है और एक नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए कट करता है। तो जिस पर्टिकुलर जो पोजीशन नीचे से ऊपर जाते हुए कट करने की होती है उसको हमें फॉलो करना है। फ्रॉम बिलो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कट्स द मार्जिनल कॉस्ट कर्व फ्रॉम बिलो। तो हम इस पोजीशन में जिस पॉइंट को ऑब्टेन करेंगे दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द फर्म। और इसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, मार्केट में उस परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के प्राइस, आउटपुट और वो प्रॉफिट की कंडीशन में है या लॉस की कंडीशन में है या नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन में है, इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। अब बात ये आती है, दो तरह के टाइम पीरियड अवेलेबल होते हैं, एक तो शॉर्ट रन टाइम पीरियड और एक होता है लॉन्ग रन टाइम पीरियड। तो एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने के लिए हम दो तरह के रेफरेंसेस को स्टडी करेंगे, एक तो शॉर्ट टर्म रेफरेंसेस को और दूसरे लॉन्ग रन रेफरेंसेस को। ओके, तो हियर यू आर लुकिंग इक्विलिब्रियम ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। जैसा कि इसके दो रेफरेंसेस हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, तो इसका मतलब कि दो टाइप की इक्विलिब्रियम पोजीशन होंगी। द फर्स्ट वन इज द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड सेकंड वन इज द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पोजीशन। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पोजीशन में हम तीन कंडीशंस को स्टडी करेंगे। यहां पर तीन कंडीशंस को फॉलो करने के लिए हमें यह देखना होगा कि फर्म का जो एवरेज रेवेन्यू है और जो एवरेज कॉस्ट है, यानी कि पर यूनिट रेवेन्यू और पर यूनिट कॉस्ट, उनमें रिलेशन क्या है। अगर एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है, इसका मतलब द फर्म विल बी इन द पोजीशन टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। लेकिन अगर उसका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम है, देन द फर्म विल बी इन अ पोजीशन टू अर्न मिनिमम लॉसेस। और अगर एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों इक्वल हैं तो उस केस में फर्म केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर रही होगी। ये तो बात हो गई अबाउट द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में क्या होगा? लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में जितनी भी फर्म्स होंगी वो केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट्स को अर्न कर रही होंगी। कैसे होंगी, कैसे कर रहे होंगे नॉर्मल प्रॉफिट को, इसको हम आगे स्टडी करेंगे।
यानी कि इस केस में एवरेज रेवेन्यू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के इक्वल होगा। पॉइंट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं अबाउट द फर्स्ट वन, और पहला है आपका दैट इज नोन एज द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। क्या है ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम? शॉर्ट रन is a period too short for new firms to enter the industry or for existing firms to alter their size of the plant. Short period मतलब क्या होता है? A period of less than 1 year. 1 साल से कम का पीरियड। क्या होता है इस पीरियड में? जो फर्म्स मार्केट में आ गई, जिन्होंने अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर दिया, केवल वही फर्म्स अपने ऑपरेशन को फॉलो कर पाती हैं। यानी कि अगर कोई नई फर्म मार्केट में एंटर करना चाहे तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो एंटर नहीं कर सकती। ओके। और इसके साथ साथ जो भी एग्जिस्टिंग फर्म्स है मार्केट के अंदर, वो अपने साइज ऑफ ऑपरेशन को चेंज नहीं कर सकती। यानी कि अगर मार्केट में डिमांड चेंज होती है तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने साइज को चेंज करते हुए सप्लाई को चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि 1 साल का पीरियड बहुत शॉर्ट पीरियड होता है और इस टाइम पीरियड में वो अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं कर सकती। यानी कि अगर उन्हें अपना दूसरा प्लांट लगाना है या और भी अरेंजमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ टाइम चाहिए, लेकिन शॉर्ट रन में वो इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को फॉलो नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से वो अपने स्केल ऑफ ऑपरेशन को चेंज नहीं कर पाती हैं। इसका मतलब जो सप्लाई होगी प्रोडक्ट की वो क्या होगी? लिमिटेड होगी। अगर शॉर्ट रन की बात करेंगे तो द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट विल बी लिमिटेड। तो यहां पर 3 कंडीशंस बनेंगी। क्या होंगी? कुछ फर्म्स ऐसी होंगी उस पर्टिकुलर मार्केट में जो मैक्सिमम प्रॉफिट्स को अर्न कर रही होंगी, कुछ फर्म्स ऐसी होंगी जो नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर रही होंगी, और कुछ फर्म्स ऐसी भी होंगी जो लॉसेस को अर्न कर रही होंगी, या लॉसेस उनके लॉसेस हो रहे होंगे, लेकिन ये लॉसेस क्या होंगे? मिनिमम लेवल तक होंगे। क्लियर? तो हम इन 3 सिचुएशंस को अलग अलग वे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स, यानी कि जिन फर्म्स को प्रॉफिट हो रहा है उन फर्म के इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। क्योंकि फर्म्स क्या कर रही हैं, यहां पर फर्म्स को लगातार प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उस केस में एवरेज रेवेन्यू क्या होगा? एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होगा। दैट इज ऑब्वियस। द एवरेज रेवेन्यू ऑफ द फर्म विल बी मोर देन एवरेज कॉस्ट। तो ये वो सिचुएशन होती है जहां फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एब नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर रही होती हैं इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कैसे अर्न करती हैं? इसके लिए मैंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहां आपको दे रखी है। ठीक है, दैट इज गिवन टू यू हियर। और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैंने यहां पर एक्स एक्सिस पर आउटपुट को फॉलो किया है और वाई एक्सिस पर मैंने फॉलो किया है प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट को। नाउ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के लिए हमें यहां पर 4 टाइप के कर्व्स की रिक्वायरमेंट होगी। 2 आएंगे एवरेज रेवेन्यू कर्व्स की कैटेगरी में और 2 कर्व्स आएंगे एवरेज कॉस्ट कर्व की कैटेगरी में। एवरेज रेवेन्यू कर्व में हमें 2 टाइप के कर्व चाहिए। एक तो एवरेज रेवेन्यू कर्व चाहिए हमें रेवेन्यू के केस में, और दूसरा चाहिए हमें मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। जैसा कि रेवेन्यू कर्व के लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का एवरेज रेवेन्यू होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, प्राइसेस चेंज होते नहीं है। सेम प्राइस पर सारी फर्म्स अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही होती है, चाहे मार्केट में डिमांड ज्यादा है या कम है, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होता है। इसी वजह से परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स का जो एवरेज रेवेन्यू है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, वो एक ही पर्टिकुलर प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही होती हैं। तो यहां पर मैंने ओपी प्राइस को शो किया है और इस प्राइस के करस्पॉन्डिंग ये मैंने एवरेज रेवेन्यू कर्व डिटरमाइन किया है, और एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व दोनों ही एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं। दैट इज द केस ऑफ द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म ओनली। क्लियर? ये तो बात हो गई एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व की। अब दूसरे में क्या चाहिए? एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो दिस इज द एवरेज कॉस्ट कर्व, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है, इसका मतलब जो एवरेज कॉस्ट कर्व होगा वो एवरेज रेवेन्यू कर्व से बिलो होगा। अगर हम इसको ऊपर लेके चलेंगे तो लॉस की सिचुएशन निकल कर आएगी, क्योंकि हमें प्रॉफिट की सिचुएशन रिप्रेजेंट करनी है, तो इसके लिए हमें एवरेज कॉस्ट कर्व को एवरेज रेवेन्यू कर्व से बिलो ड्रॉ करना पड़ेगा। तो दिस इज द एवरेज कॉस्ट कर्व।
कैसी शेप होती है इसकी? यू शेप होती है। अब इसके साथ साथ हमें इसकी मार्जिनल कॉस्ट कर्व को भी रिप्रेजेंट करना है। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या करता है? मार्जिनल कॉस्ट कर्व शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हुए एबव की तरफ इंक्रीज हो जाता है। तो दिस इज द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, जिसको मैंने एसएमसी से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन की। इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे डिटरमाइन होगी? क्या मैंने कंडीशन बताई थी? मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। तो पहले तो हम देखते हैं, दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट कर्व एंड दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट ई। दिस पॉइंट ई विल डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द फर्म। अब हमें क्या करना है? इसके करस्पॉन्डिंग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा मैंने। दिस इज द ओ क्यू, क्यू पॉइंट आ गया और इसके करस्पॉन्डिंग प्राइस आ गया ओपी। इसका मतलब फर्म का जो प्राइस होगा वो तो ओपी ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज कर नहीं सकते। लेकिन जो आउटपुट होगा वो कितना आ गया? दिस इज द ओक्यू आउटपुट, यानी कि फर्म कुल मिला के ओक्यू आउटपुट को प्रोड्यूस करेगी इन द शॉर्ट रन। दैट इज क्लियर? अब हम इसका प्रॉफिट डिटरमाइन करते हैं। इस परपेंडिकुलर लाइन ने एवरेज कॉस्ट कर्व को C1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, इस C1 से मैंने यहां पर बाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, इसको मैंने पॉइंट C डिटरमाइन कर दिया। क्लियर? अब हम देखते हैं यहां पर जो फर्म का एवरेज वैल्यू है वो कितना है। एवरेज वैल्यू हो गया किसके बराबर? EQ के बराबर। ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू ओपी। कर्व में देखिए आपने डायग्राम में, ये जो ओ EQ है वो ओपी के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं यहां पर दैट इज एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू AR, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई EQ, एंड दिस इज इक्वल टू ओपी। अब हम के एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं, तो एवरेज कॉस्ट कितना होगा? QC1 होगा, और ये किसके बराबर है? OC के बराबर है। दैट इज रिटन इन द, देखिए यहां पर AC एंड दिस इज इक्वल टू C1Q एंड दिस इज इक्वल टू OC। अब अगर आपको प्रॉफिट पर यूनिट निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट पर यूनिट इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू माइनस एवरेज कॉस्ट। एवरेज वैल्यू आपका OP, एवरेज कॉस्ट है OC। यहां देखिए OP माइनस OC कितना बचा? ये पार्ट बचेगा PC। PC क्या शो कर रहा है? प्रॉफिट पर यूनिट को शो कर रहा है। और फर्म का टोटल इक्विलिब्रियम कितना है या इक्विलिब्रियम आउटपुट कितना है? दैट इज इक्वल टू OQ एंड दिस इज इक्वल टू C1। क्लियर? OQ इज इक्वल टू C1। इसी वजह से अगर मुझे टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? एक यूनिट के प्रॉफिट को टोटल आउटपुट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक यूनिट का प्रॉफिट आपका PC और टोटल आउटपुट है CC1, PC इंटू CC1। दिस इज द रेक्टेंगुलर एरिया PCC1E, क्योंकि रेक्टेंगुलर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो PC को अगर ब्रेथ मान लिया जाए और CC1 को लेंथ मान लिया जाए तो ये रेक्टेंगुलर एरिया रिप्रेजेंट करेगा PCC1E का। और दिस रेक्टेंगुलर एरिया PCC1E इज रिप्रेजेंटिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। पॉइंट इज क्लियर? तो इस तरीके से हम शॉर्ट रन सिचुएशन में एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के मैक्सिमम प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, बाकी जो इसके पॉइंट्स हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।